सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लॉकडाउन के फेज़ में चल रहे हैं और हमें बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है, तो उसी दिशा में ये कदम स्कूल की तरफ से लिए जा रहे हैं। आपके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा भी प्राप्त हो, उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। आइए अब हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, जो न केवल 10th 12th के लिए बल्कि 6th 8th 10th 12th इन सभी में बार बार ये टॉपिक्स आते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आइए अब हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके अंदर ग्रोथ होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पायरेशन होता है और सर्कुलेशन होता है। ये सारी की सारी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं इनको हम मिला कर के लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सारे के सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जो बेसिस लाइफ प्रोसेस हैं वो हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशंस। लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। और लाइफ प्रोसेस के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। आइए जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पोषण के तरीके। सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आप देख रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनको हम समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of photosynthesis, and only green plants are capable to make their own food by the process of photosynthesis. Second, heterotrophic nutrition. It means kind of nutrition in which organisms don't possess to synthesize their own food. They depend on autotrophs. वो पूरी तरीके से ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उनको हम कहेंगे हेट्रोट्रोप्स। वो परपोषी होते हैं, पराये जीवों पर निर्भर होते हैं, जिसमें एनिमल्स हैं, फंजाई हैं। आइए हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स क्या हैं। द ऑर्गेनिजम्स which can make their own food are called autotrophs। और उसमें हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें सबसे है ऑटोट्रॉप्स में कौन है, ग्रीन प्लांट्स। देन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंबाइंड जो होता है वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इट मीन्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपने अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2 की मदद से खाना बनाते हैं। रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस का है वो भी पूछ लिया जाता है बड़े एग्जाम में। ये छोटी छोटी बातें ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें सफल बनाती हैं कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो वो रॉ मटेरियल होते हैं CO2 और वाटर H2O। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, और वो है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट आपकी जानकारी के लिए बताएं, जैसे हमारे घर में रसोई होती है और उसमें खाना बनता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट का किचन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियों में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, क्लोरोफिल, वो मौजूद होता है। और इन क्लोरोफिल पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये एक्साइट होते हैं
एक्साइट होकर ये उत्तेजित अवस्था में जाते हैं और फिर इस तरीके से एनर्जी बनती है। आइए इसको और आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक इक्वेशन की मदद से समझते हैं। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है। देखिए यहाँ पे CO2 है, वाटर है और एरो के निशान पे आप देख रहे हैं लाइट और क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, शुगर और ऑक्सीजन। यहाँ इस रिएक्शंस को बैलेंस भी किया गया, 6CO2, 6H2O, C6H12O6, ये शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ग्लूकोज, एंड 6O2 ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस और एक तरफ रेस्पिरेशन। आप देखिए दोनों एक दूसरे से जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान दिख रहा है, रिवर्सिबल, क्योंकि ठीक उल्टा होता है रेस्पिरेशन में। जो मेन इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में वो आप देखिए इस तरीके से सूर्य अपनी किरणें डालता है तो जो लाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप की जाती है और इस लाइट को ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाटर लिया जा रहा है और उधर से गैसेज आ रही हैं, CO2 आ रही हैं और ये इस तरीके से स्टार्च के रूप में ये कन्वर्ट हो रही है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, और उसको स्टोर कर दिया जाता है फूड में, प्लांट्स के, जो भी हम फ्रूट के रूप में या वेजिटेबल्स के रूप में फिर उसको हम लेते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल कैसे लेता है, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट कैसे कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, उनको हम स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं हिंदी में। स्टोमेटा का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे स्टोमेटा के जो काम हैं, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन है, आदान प्रदान है, वो इन्हीं की मदद से होता है। सेकंड, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन फ्लो ऑफ वाटर। जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प के रूप में जब पानी बाहर जाता है, एक्सेस पानी, तो उसका जो लॉस है, उसका जो जाना है, वो भी स्टोमेटा के जरिए होता है। अब यहाँ देखिए स्टोमेटा का बहुत ही अच्छा डायग्राम दे रखा है, यहाँ देखिए इसको। ये दो स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ बीन शेप में जो हैं वो हैं हमारी गार्ड सेल्स बोलते हैं। हमारी का मतलब पौधे की पत्तियों में जो पोर्स हैं, स्टोमेटा है, उनकी एक डिज़ाइन बताई गई। जो पोर्स के बीच में स्टोमेटल पोर दिखा रखा जो छिद्र है, और दोनों तरफ बीन्स या किडनी शेप में जो हैं वो हैं गार्ड सेल्स, और उनमें जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये बाहर जो एसेसरी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। इस तरीके से जब ये इस शेप में आते हैं ऐसे हैं तो ये खुलते हैं, और जब ये रिलैक्स पोजीशन में जाते हैं तो बंद हो जाता है। फिर ऐसे होते हैं, फूलती हैं तो ये खुल जाता है, फिर ऐसे हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। आइए हम और इसके बारे में आगे जानते हैं। अब हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की ओर। देखिए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का बताया गया है। जो हम दूसरों से खाना लेते हैं उसमें 3 तरह के जीव आते हैं। अब हम देखते हैं उसका। तो पहला है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ जो है सबसे पहले आ रहा है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासाइटिक। तो यहाँ होलोजोइक इट मीन्स एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, और वो उसको बॉडी में ले जाते हैं। दूसरा है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर, जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, डेड एंड डिकाई से, उनको कहते हैं सैप्रोफाइटिक। एंड थर्ड इज पैरासाइटिक।
Parasitic means parasites live inside or outside other organism that are called host. जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं उस तरीके से ये किसी प्लांट या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं या उसके अंदर न जाके उसके शरीर पे बैठते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो यहाँ देखिए होलोजोइक एक तरीके से जिनमें ग्रहण करने की क्षमता होती है सीधा, एक तरीके से जिनमें माउथ है, सॉलिड फूड को लेते हैं और फिर ब्रेक डाउन किया जाता है, जैसे अमीबा एंड एनिमल्स। सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकाई सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उसमें एग्जाम्पल है फंजाई, कवक, फफूंद बोलते हैं जिसे। और एक जो पैरासाइट्स दूसरे के बॉडी के अंदर या ऊपर रह के करते हैं, तो इसमें कुछ प्लांट पैरासाइट भी हैं। प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप वही होते हैं जो केवल और केवल ग्रीन पिगमेंट वाले होते हैं, हरे होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। कैसकटा जिसे अमरबेल भी कहते हैं, ये एक प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और एक टिक्स। आगे देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स बताए गए हैं? 5 चरणों में एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है। इंजेशन ग्रहण करना, डाइजेशन पाचन करना, एब्जॉर्प्शन उसको अवशोषित करना, पचे हुए खाने, पचे हुए रसों को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन उस एब्जॉर्ब किए हुए अवशोषित किए हुए पाचक रसों का ब्लड के द्वारा अंदर जाके एनर्जी को कंज्यूम करना, काम अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसको काम में लेना, और जो पूरी तरीके से बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, उसको बाहर निकालने को कहते हैं ईजेशन। तो इसलिए 5 स्टेप्स हैं ये: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप। अमीबा में किस प्रकार डाइजेशन होता है? तो आप देखेंगे यहाँ ये अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ नहीं होती, इसके चारों तरफ पॉड निकले रहते हैं, पैर। तो ये पॉड जो है नकली होते हैं, आभासी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनको बोला गया है सूडोपोडिया। क्या बोला गया है? सूडोपोडिया। सूडो मीन्स आभासी, झूठे, नकली, टेम्परेरी। तो ये इन पॉड से इस तरीके से फूड पार्टिकल्स को घेरते ऐसे और उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो उन फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लाते हैं, फिर वहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाती है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेशन चलता है और उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जो नहीं डाइजेस्ट होता उसको अनडाइजेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा में एक होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सॉलिड फूड पार्टिकल गया, एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया, इसलिए इट्स एन ओमनीवोरस। अमीबा के बारे में ये भी बात आपको जाननी चाहिए। इसी तरह तो अमीबा के अंदर हम बात करें, एक्सटेंशन ऑफ सेल्स हो जाती है, किसकी हेल्प से? सूडोपोडिया की मदद से। तो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का बढ़ना ही सूडोपोडिया का बनना और उसका मूवमेंट होता है। आइए और आगे जानते हैं हम। दूसरा है, इसके अंदर फूड वैक्यूल बनती है। मेम्ब्रेन तो फैल के सूडोपोडिया बना ही चुकी है, जो हम ऊपर अभी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अमीबा मूव करता है, हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। और दूसरा, ये फूड वैक्यूल्स उसके अंदर बनती है, भोजन रसधानी कहते हैं इसको हिंदी में। और थर्ड, अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउट। जो अपचित खाना है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे हम मुँह का कुल्ला करने के बाद और इस तरीके से बाहर कर देते हैं, वैसे अमीबा अपनी बॉडी की सरफेस के किसी भी तरफ से उसको बाहर निकाल देता है। आइए अब आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार होता है। तो ह्यूमन में एक तो सीधा है कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इन दो चीज़ों से मिलके पूरा मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। So human digestive system has two main parts. First is alimentary canal
एंड सेकंड इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स मेनली 3 होती हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। आइए सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं, और एक यहाँ बहुत ही प्यारा सा एरो डायग्राम से आपको समझा रखा है। आपकी किताबों में बहुत ज़्यादा लेंदी रूप में दे रखा है, मैंने उसको समराइज करके इस तरीके से एरो डायग्राम में इसको कन्वर्ट किया है। तो इसको समझते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले माउथ के अंदर सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सीक्रेट करती हैं सलाइवा, और इस तरीके से स्टार्च चेंज इनटू शुगर। यहाँ ये इनटू प्रिंट होगा, यहाँ आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें टीथ और टंग होती हैं, उनके पढ़ते हैं। तो टीथ का काम क्या है? च्युइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चबाना और पिसना, उससे फूड जो है बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे में टूटता है। टंग क्या करती है? रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, और उसको टेस्ट करती है, उसमें टेस्ट वर्ड होती हैं स्वीट, श्योर, साल्टी एंड बिटर। और यहाँ सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड और सबलिंगुअल। और यहाँ पर हम सेकंड बात कर रहे हैं ईसोफेगस, उसके बाद बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पासेज होता है। आगे आइए स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें मेन होती हैं। खूब क्वेश्चन आते हैं इससे कंपटीशन एग्जाम में, पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस, इनका तीनों का फंक्शन पूछा जाता है। और यहाँ तक भोजन पहुँचते पहुँचते बोलस से और वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। मुंह में जब होता है खाना तो उसको बोलस कहते हैं, और पेट तक पहुँचते पहुँचते उसका नाम पड़ जाता है काइम, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है और अब स्टमक की गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स होंगे, इसलिए अब उसको क्या बोला जाता है? काइम। पैप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है? मेक मीडियम एसिडिक सो दैट पैप्सिन कैन गेट वर्क प्रॉपरली, ताकि पैप्सिन जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। पहले होता है पैप्सिनोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। HCl जब सिक्रेशन होता है तो पैप्सिनोजन पैप्सिन में चेंज होता है, और पैप्सिन फिर ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, और इस तरीके से पॉली जो सैकेराइड्स होते हैं जैसे वो डाइसैकेराइड में बदलते हैं, फिर मोनोसैकेराइड में। ऐसे ही प्रोटीन के भी जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, पहले वो डाई में और फिर लास्ट में मोनो, जिसे हम एमिनो एसिड्स कहते हैं, उनमें कन्वर्ट होते हैं। थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस का भी काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो दीवार की अंदर की जो सतह होती है, अंदर का जो लेयर होता है, उसको HCl के प्रभाव से बचाता है। अगर ये नहीं होगा म्यूकस तो HCl से बर्न करने लगेगा हमारे स्टमक की दीवारें। जैसे कई बार जब ज़्यादा HCl बनता है तो स्टमक से ऊपर उठ करके और एलिमेंट्री कैनाल के जो ईसोफेगस पार्ट में अगर आता है तो उसे हम एसिडिटी और जलन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस लेयर नहीं होती। तो देखिए आपको साथ साथ में पार्ट्स के साथ साथ उनका फंक्शन मैकेनिज़्म भी बताया जा रहा है, और इससे और आसान मेरे हिसाब से कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं, नोट्स हैं, वो आप लिख तो लेंगे लेकिन लर्न नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप लिख के आएंगे एरो डायग्राम्स में तो आपको एग्ज़ाम में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप लिख भी पाएंगे, क्योंकि हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और साथ ही पूरा लिख भी पाएँ हम अपनी बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें फोर्थ, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक के बाद खुलती है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। वहाँ पे लीवर भी अपना सीक्रेशन करता है बाइल जूस, उसको स्टोर करता है गोल ब्लैडर में, सीक्रेटेड होता है बाइल जूस लीवर से। पैनक्रियास सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। इस तरह इंटेस्टाइन खुद का भी इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट करेगी, और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, और प्रोटीन को जो सबसे उसकी इजी फॉर्म है प्रोटीन की, एमिनो एसिड्स, उसमें कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से इंटेस्टाइनल जूस काम करता है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज ने क्या किया। पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया,
वो ट्रिप्सिन और लाइपेज इनको कन्वर्ट करेगा ताकि ट्रिप्सिन और जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे पेप्टोन्स में, और लाइपेज ये इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफाइड फैट का मतलब होता है कि बड़ी जैसे कोई तेल या घी की बूंद और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इस एब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ाया जाए, उस तरीके को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लाइपेज तोड़ने का काम करता है। यानी इमल्सिफाइड जो है उसका मतलब है कि लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको बाइल जूस के द्वारा इमल्सिफिकेशन जैसे प्रक्रिया को बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है तो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन पूछा जाता है वो भी आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई की पोजीशन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लंबाई में लगभग 7.5 मीटर तक की होती है, डायमीटर में ये छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। आइए अब लार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है और मिनरल्स है उसको लास्ट में निचोड़ने, जैसे कपड़े धोने के बाद निचोड़ने का काम करते हैं, उस तरीके का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। अंत में जब उसको रेक्टम में डालना होता है अनडाइजेस्टेड फूड को, उससे पहले करती है ये वाटर और मिनरल्स को। एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कॉलोन आपने नाम सुना है, सेकम, कॉलोन और रेक्टम। सेकम है, उसके बाद कॉलोन, कॉलोन के भी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रेक्टम। रेक्टम भी एक टेम्परेरी कलेक्शन है वेस्ट का। यहाँ पे वो वेस्ट जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल हैं, वो पड़ा रहता है, और जब एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर इस तरीके का ब्रेन मैसेज देता है कि हमें इसको बाहर करना है, तब हम जाते हैं और उसे एनस, एक जो ओपनिंग वॉल्व है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट टर्मिनल पॉइंट है, उससे हम इसको इजेशन कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे इसको समझा होगा, और यहाँ पर ये नाम देते हुए हमने ये पूरा आपको शॉर्ट एंड स्वीट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद एरो डायग्राम्स आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप और थ्योरेटिकल जितने भी बुक्स हैं उनको पढ़िए, उनका निचोड़ है ये। आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको जब अगर लर्न हो नहीं हो तो सबसे दी बेस्ट यही है कि आप इस तरीके से लिखें, इनके बारे में भी साइड में लिखते जाएं। जैसे इसमें राइट साइड में आपका मैकेनिज्म लिखा है, आप लेफ़्ट साइड में इनके बारे में जो मैंने बोला है, कितनी लंबाई की होती है, कितने पार्ट, जैसे स्टमक है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। कार्डिक, फंडस, सुना है आपने? नहीं सुना? तो आप इसको और पढ़ेंगे कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, उनके मैं आपको डायग्राम्स और सेंड करूँगा। और हम अगले वीडियोज़ में डाइजेशन के अलावा और चीज़ें पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव का डायग्राम है, इसको देखिए, ये पूरा आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पूरा डायग्राम है। आप धीरे धीरे देखिए, ये इसोफेगस, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आ गया, ये आपका लीवर है, ये गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ये पैनक्रियाज है येलो शेप में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके भाग आपको दे रखे हैं। इसमें जेजेनम, इलियम, ये ड्यूडोनम जो देख रहे हैं ये छोटी आंत के भाग हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ये कॉलोन के असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलोन, सेकम, सिग्मोइड कॉलोन, अपेंडिक्स, और ये रेक्टम और ये एनस। इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव आपका ये पूरा हुआ। आप यहाँ पे पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है। और फिर भी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे बात करें, व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये नंबर आप देख सकते हैं। और मैं ऑलरेडी एक क्लासेस चल रही हैं अभी, आप भी इसमें स्वागत है। आप ऑनलाइन मेरे से टच में रहिए, आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसको आप पढ़िए कि किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या खाने के साथ होता है, वही कंप्लीट डाइजेशन है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अब हम मिलेंगे अगले जो हमारा जो सिस्टम है उसके साथ मिलेंगे। तब तक हम अलविदा लेते हैं। और कोई भी बात हो तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए, अपने सभी बच्चे बड़ों का ध्यान रखिए और आपका अपना भी।